हेलो। मेरा नाम है रोहन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी का सेकेंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन सारा डिस्कस कर लिया था। हमें क्वेश्चन डिस्कस करना था, तो एक बार मैं आपको वो समराइज कर देता हूँ कि हमने डिस्कस क्या किया था। तो हमने ये सारे ऑप्शन समझे थे ए से लेकर के ई तक। अगर आप नए इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ए से ई स्टेटमेंट तक आप वापस पढ़ो क्या दे रखा है, और मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन पे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाए और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाए तो इसका आंसर क्या होता है, ए। यानी आइदर स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट। केस टू में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाए, सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाए, तो इसका आंसर होता है बी। यानी वन इज नॉट सफिशिएंट एंड टू इज सफिशिएंट। केस थ्री में हुआ था कि वन हमारा सही हो जाए और दो दूसरा हमारा गलत हो जाए, तो इस केस में आंसर क्या होता था, सी। यानी आइदर इन स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। केस फोर में हमने देखा था कि वन और टू दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट ना हो, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंबाइन करके देखते हैं। तो हमने कंबाइन किया वन और टू को, और कंबाइन करने के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो कंबाइन करने के बाद भी हम आंसर तक ना पहुंच पा रहे हो, तो उस केस में आंसर क्या होता है, डी। यानी स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या फिर दूसरा केस पॉसिबल ये हो सकता है कि वन और टू को कंबाइन करने के बाद हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, वन एंड टू बोथ स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था, मैंने समराइज कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप ये जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कॉपी और कलम लेके बैठना है और पहले आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन कीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो हमें क्या पूछ रहा है इसमें, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी। मतलब हमें ए की डायरेक्शन बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की डायरेक्शन हमें बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट पहले चेक करते हैं। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में तुम्हें कहीं पे भी ए और बी दोनों नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एफ है। जब बी हमें दे ही नहीं रखा तो क्या तुम ए और बी में बता सकते हो किस डायरेक्शन में, नहीं बता सकते। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट में कहीं पे भी ए नहीं दे रखा ना। देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, बट ए कहीं पे भी नहीं है। यानी कि हम ए और बी में रिलेशन नहीं बता सकते किस डायरेक्शन में होती है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब जो हम पढ़ा था हमने कि अगर फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाते हैं तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंबाइन करने का क्या मतलब हुआ कि अब हम जो दोनों स्टेटमेंट में जो भी दे रखा हमारे पास डाटा, हम दोनों का यूज करेंगे। तो चलिए हम यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, डी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ईस्ट में है, मतलब डी यहाँ पे कहीं पे होगा और ए यहाँ पे कहीं पे होगा, तभी तो डी ईस्ट में होगा। डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारे पास होता है वेस्ट, और ये होता है हमारे पास ईस्ट। ठीक है, तो डी इस डायरेक्शन में दे रखा। फिर उसके बाद दे रखा पॉइंट ए इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट एफ। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एफ यहाँ कहीं पे होगा, तभी तो ए जो होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा एफ के। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो पॉइंट एफ इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। इस स्टेटमेंट को हम बाद में यूज करेंगे, पहले ये वाले स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। पॉइंट डी इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट डी जो है वो एफ बी के नॉर्थ में है, यानी बी यहीं यहाँ कहीं पे होगा, उसके नॉर्थ में डी हो गया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट देखो, ये ऑलरेडी ट्रू हो गया ना, एफ इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। ये जो एफ जो है वो बी के नॉर्थ वेस्ट में है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन हमें क्या बतानी है, ए की बतानी है ना। ए किस डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या हम बता सकते हैं ए किस डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू बी, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद हम बता पा रहे हैं कि हमारे पास आंसर क्या होगा। तो इस केस में तो क्या बोलते हैं इसको हम, ई ऑप्शन सही होगा, यानी कि वन एंड टू बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बतानी है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। यानी डी और ई में, डी और ए में रिलेशन बतानी है हमें। ठीक है,
देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो कहीं पे भी ए दे रखा नहीं दे रखा ना, तो हम क्या बता सकते हैं, रिलेशन नहीं बता सकते, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया हमारे पास। सेकेंड देखो, सेकेंड में डी और ए दोनों दे रखा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, डी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। लेकिन क्या डी का रिलेशन किसी से नहीं दे रखा ना सी से दे रखा ना एफ से दे रखा, तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे ना डी और ए को, क्योंकि डी का रिलेशन किसी के साथ दे ही नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब देखो, अब से फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो गए, तो इसका मतलब क्या है, हमें कंबाइन करके देखना है। कंबाइन करने का मतलब क्या था, अब ये दोनों डाटा का यूज करके हमें कुछ बनाना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। पी इज द मदर ऑफ ई। पी जो है वो मदर है किसकी है, ई की। तुमने ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा, तो उसमें तुमने ये ट्री डायग्राम पढ़ा होगा, और जो नेगेटिव साइन मैं यूज करता हूँ, नेगेटिव साइन का मतलब होता है फीमेल, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है मेल। और हमने जो अगर सेम जनरेशन के होते हैं तो हमें इसे हॉरिजेंटल लाइन में दिखाते हैं। अगर जनरेशन गैप होता है तो उसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाते हैं। एक जनरेशन ऊपर है ना, मदर है, इसलिए हमने उसे ऊपर दिखाया है, ठीक है। अब कह रहा है हु इज नीस ऑफ सी। अब देखो ई के बारे में दे रखा, हु जब भी स्टेटमेंट आता है ना, तो जो एकदम नजदीक वाला है उसी के लिए यूज किया जाता है, जबकि एंड आए तो दूर वाले के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हु है, इसका मतलब ई के लिए यूज किया गया है ये स्टेटमेंट। तो ई इज नीस ऑफ सी। ई ई जो है वो सी की नीस है, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, बाद में यूज करेंगे। पहले हम सेकेंड स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा, एफ इज फादर इन लॉ ऑफ डी। यहाँ से भी हम कुछ खास पता नहीं चल रहा ना, इसको भी हम बाद में रखते हैं। इसको भी हम होल्ड में रखते हैं और इसको भी हम होल्ड में रखते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर सी इज सन ऑफ एफ, यहाँ से भी कुछ नहीं पता चल रहा। डी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, ठीक है। और ए इज मदर ऑफ सी, तो हमें यहाँ से कुछ पता चल नहीं रहा, तो वापस हम जाते हैं यहाँ पे। हु इज ई इज नीस ऑफ सी। नीस कहने का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये पता चल गया ये फीमेल है, ठीक है। और नीस का मतलब हुआ यहाँ पे कोई जरूर आएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ई जो है वो नीस है सी की ना, तो यहाँ पे इसका कोई या तो भाई होगा या फिर बहन होगा, और तभी तो यहाँ पे ये नीस कहलाएगी ना सी की, ठीक है। अब देखो एफ इज फादर इन लॉ ऑफ डी, इसको बाद में यूज करेंगे। सी इज सन ऑफ एफ, और जो सी है वो सन है। अब यहाँ पे पता चल गई इसकी मतलब जेंडर क्या है, प्लस है, क्योंकि सन है ना, तो हम लोग मेल को प्लस साइन से दिखाते हैं। सी इज सन ऑफ एफ, ये किसका बेटा है, एफ का, और ये दोनों भाई बहन है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा एफ, ठीक है। अब देखो, अब वापस भरो, एफ इज फादर इन लॉ ऑफ डी। ए, यहाँ पे देखो एक और स्टेटमेंट दे रखा है ना, ए इज मदर ऑफ सी। ए मदर है, यानी कि ए जो होगा, ये ए और एफ वो क्या होंगे, पति पत्नी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दे रखा है एफ इज फादर इन लॉ। ये जो है फादर इन लॉ है किसका, डी का। और डी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। तो देखो दो केसेस पॉसिबल हो सकता है ना, या तो ये हो सकता है कि डी इसकी पत्नी हो, इस केस में भी फादर इन लॉ हो जाएगा। या हो सकता है डी इसका पति हो, क्योंकि डी का जेंडर तो हमें मालूम नहीं है। तो हो सकता है डी इसका पति हो, तो इस केस में भी क्या होगा, एफ फादर इन लॉ होगा। तो हमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, डी का जेंडर फिक्स ही नहीं है, डी जेंडर नॉट फिक्स। डी का जो जेंडर है वो क्या है, हमारे पास नॉट फिक्स्ड है, तो हम रिलेशन नहीं बता सकते डी और ए में, ठीक है। क्योंकि हमें पूछा ना डी हाउ इज डी रिलेटेड टू है, जब डी का जेंडर ही नहीं पता तो हम बता ही नहीं सकते ना। इस केस में क्या हो जाएगा, इस डी कैसे रिलेटेड है, इस केस में तो डॉटर इन लॉ हो जाएगी ए की, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगी, और सन इन लॉ, तो हम बता नहीं सकते ना एग्जैक्ट। तो यानी कि वन और टू को कंबाइन करने के बाद भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। एट का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या रखा है हमारे पास, 7% हमारे पास है। कितने पर्सन है टोटल, हमारे पास 7% है। थ्री मैरिड कपल है, थ्री जो है मैरिड कपल है, और हमें बतानी है एल और क्यू में रिलेशन हमें बतानी है। हाउ हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू। तो देखो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ दे ही नहीं रखा ना क्यू के बारे में, तो नहीं बता सकते। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट भी क्यू कहीं पे नहीं दे रखा है, इससे भी नहीं बता सकते। अब दोनों को क्या करना है, कंबाइन। चलो कंबाइन करते हैं। वन और टू को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो एम इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एच। एम जो है वो एच का मैटरनल ग्रैंड फादर है, मतलब यहाँ पे कहीं पे एच होगा।
इसकी कोई माता होगी, इसको हम माइनस से दिखा देते, कौन है अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि मैटरनल ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पे कहीं पे एम आएगा, यहाँ पे कहीं पे एम आएगा, और इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ग्रैंडफादर दे रखा है ना, मेल है इसलिए। इसके बाद कह रहा है जेड इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। डी अभी हमारे पास नहीं मालूम है, तो इस स्टेटमेंट को भी हम बात करेंगे। जेड हैज नो सिबलिंग्स, ठीक है। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट में आ जाते हैं। टी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एल। अब एल तो पता नहीं है कहाँ पे है, तो इसको भी अभी होल्ड पे रखते हैं। एल एंड एम आर मैरिड कपल, देखो एल एंड एम आर मैरिड कपल हमने बना लिया। फिर कह रहा है डी इज मैटरनल अंकल ऑफ एच। डी जो है वो एच का मैटरनल अंकल है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा डी, क्योंकि ये तो इसकी माता, तो इसी का भाई तो मैटरनल अंकल होगा ना एच का। तो यहाँ पे हमने बना लिया। अब देखो वापस से ये इस वाले स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जेड ही इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। जेड जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। और जेड हैज नो सिबलिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ, जेड जेड यहाँ पे होगा तभी तो डी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी पत्नी का भाई हो गया ना, तो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। इस स्टेटमेंट का हमने यूज कर लिया। अब और क्या स्टेटमेंट दे रखा है, टी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एल। टी जो है वो इकलौती डॉटर इन लॉ है एल की, ठीक है। तो यहाँ पे एक बना दो, यहाँ पे डॉटर इन लॉ हो गई ना एल की, ठीक है। अब क्या कह रखा है, अब तुम्हारे पास कितने टोटल पर्सन है, 7 पर्सन है ना, तुमने कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। अब यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, सिर्फ क्यू बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे कौन आएगा, क्यू आएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब तुम्हें रिलेशन बतानी है एल और क्यू में, हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू। एल क्या हो जाएगी, इसकी मदर हो जाएगी ना। तुम बता पा रहे हो ना, 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद, तो इसका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ई हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, 10 पर्सन आर सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। सभी के सभी 10 पर्सन एक रो में बैठे हुए हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। मतलब भी के राइट में, बी के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ये हमें पता लगानी है, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं पहले। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो यहाँ पे कहीं पे एम बना लेते हैं, और इसके थर्ड राइट में 1 2 3, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है एंड नन ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, मतलब एम और सी दोनों लास्ट में नहीं बैठे, मतलब इधर भी पर्सन आएंगे और इधर भी पर्सन आएंगे। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एस। बी और एस के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। देखो बी तो तुम यहाँ नहीं बैठा सकते ना, 1 2, और यहाँ या तो यहाँ पे भी हो सकता है, बट एम तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब बी किधर होगा, इस साइड होगा। तो यहाँ और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या रहा है, टोटल 10 पर्सन है, तुम्हें बता दी कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग, मतलब वी के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तब तुम्हें यहाँ पे अभी टोटल तुमने कितने पर्सन बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, तीन और बचे हुए हैं ना। तो तुम्हें पता नहीं है ना 3 पर्सन कहाँ बैठे होंगे, हो सकता है इधर बैठे हों, इधर बैठे हो, तुम कुछ कह नहीं सकते। तो तुम वी के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए ये नहीं बता सकते सिर्फ इस डाटा से, तो वन स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, वी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी सीट सेकंड, यहाँ पे मान लो कहीं पे ए बैठा है, तो उसके सेकंड लेफ्ट में क्या कौन सा बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। हु सिट्स फ्रॉम आइदर एंड्स ऑफ द राउंड। ए जो है वो लास्ट में बैठा हुआ है, ये इसने बता रखा है। ए जो है वो लास्ट में बैठा होगा, ठीक है, ये इधर से लास्ट में बैठा होगा। तो अब तुम यहाँ से थोड़े बता सकते, हाँ तो यहाँ से तुम बता सकते हो ना डायरेक्ट, कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ वी, कितने पर्सन बैठे हुए हैं वी के राइट में, 2 ही पर्सन बैठे हुए हैं, क्यों। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है ना, वो जब भी इस्तेमाल आ रहा है तो उसके बगल वाले के लिए यूज हो रहा था ना। तो ए जो है वो किसी एंड पे बैठा हुआ है। अब देखो ए तो इधर तो बी ऑलरेडी आ चुका है ना, इसका मतलब क्या है, ये इसी एंड पे बैठा होगा। और यहाँ पे बी की पोजीशन भी दे रखी है, तो सेकंड राइट में ही बैठा हुआ है ना ए, तो हम बता सकते हैं बी के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, टोटल 1 और 2, तो इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। 1 सेकेंड।
चलिए तो 10 क्वेश्चन समझ में आ गया। 10th क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है हमारे पास ए अमोंग ए बी सी डी ई सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। टोटल कितने पर्सन हमारे पास है कि 1 2 3 4 5 5 पर्सन है सेंटर फेसिंग में। तो हमें पता नहीं है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है ये हमें पता है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। 5 पर्सन पहले बिठा दो, 1 2 3 4 5 पर्सन हमने बिठा दिए। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, मान लो ए कहीं यहाँ पे बैठा, सबका सेंटर फेसिंग है ना, तुम याद भी रख सकते हो या फिर बना भी लो कि सबका डायरेक्शन इस साइड है। सेंटर फेसिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। अब कह रहा है सीट्स, सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के राइट इस डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे सी बैठा हुआ है। ओनली 2 पर्सन वे सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो मान लो तुम इस डायरेक्शन से जाते हो, तो यहाँ पे 1 2 हो सकता है ए यहाँ पे बैठा हो, लेकिन तुम अगर इस डायरेक्शन से जाओगे तो 2 पर्सन बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में। 1 2 ए यहाँ पे भी ए हो सकता है, मतलब ए की 2 पोजीशन हो सकती है, तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना। तो तुम्हें यहाँ क्या पूछ रहा है, हु सिट्स टू द सेकंड राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में, मतलब यहाँ यहाँ पे कौन बैठा है, तो तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, क्योंकि ए की पोजीशन फिक्स है ही नहीं। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और का रिलेशन हमें मालूम नहीं है, मतलब और डाटा हमें चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बोथ डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी एंड ई सिट्स टू द सेकंड राइट ऑफ बी। अब देखो, तुम्हें ये कैसे पता, तुमने अगर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि हमें कौन से स्टेटमेंट से स्टार्ट करना होता है, वो हमें कैसे पता चलता है। हम पहले तो नंबर बना दो, 1 2 3 4 5 पर्सन बिठा दिए तो, ठीक है। अब देखो, तुम्हें हमेशा उस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना होता है ना जहाँ पे तुम फिक्स किसी को पोजीशन बैठा सकते हो। स्टार्ट तुम कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है सर्कुलर होता है ना ये। तो तुम ए और सी को यहाँ ना बिठा के मान लो तुम यहाँ पे भी बिठा दिए ए और सी। देखो तुम अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो ए के बाद सी आ रहा है ना, सॉरी। तुम अगर चाहो, तुम अगर इस स्टेटमेंट को यहाँ से स्टार्ट करते, तुम मान लो यहाँ पे बिठा देते ए को, ठीक है। तो यहाँ हमने इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करी थी ना, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। अगर तुमने मान लो ए को यहाँ बिठा दिया, ठीक है, और तुम्हें कह रहा है ए ए सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ, इसके राइट में जाना है तो तुम इस डायरेक्शन में जाओगे ना, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में बैठा होता है तो राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। बट जब इस डायरेक्शन में होते हैं ये हमारे क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कह रहा है सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुम्हें यहाँ से ए राइट जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें इधर जाना पड़ेगा, मतलब सी की पोजीशन कहीं यहाँ पे होगी। अब देखो, तुम अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हो, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो जाएगी ना। तो देखो ए के बाद सी आ रहा है ना, इस केस में भी ए के बाद सी आ रहा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी बिठा सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आंसर बाद में सेम ही आएगा, तो हमें हमेशा ऐसे चीज से स्टार्ट करना चाहिए जहां से हम पोजीशन फिक्स बता सकें। तो देखो, यहाँ पे हमें किस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखा है ना, ई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो तुम पहले बी को कहीं भी बैठा दो, यहाँ 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 जहां मैंने वहां बैठा दो। लेट सपोज मैंने बी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। कह रहा है ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, अब इसका राइट कौन सा होगा, ये सेंटर फेसिंग है ना, इस साइड में राइट होगा, तो सेकेंड राइट पे बैठा होगा, मतलब यहाँ 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 पे ई बैठा होगा, ठीक है। तो इसको हमने यूज कर लिया। अब कह रहा है डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी, डी और सी जो है वो बी के इमीडिएट नेबर है। तो या तो डी और सी यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर डी और सी यहाँ पे हो सकते हैं, कौन कहाँ पे होगा अभी हमें नहीं पता, कोई भी डाटा। तो जब तुम्हें सी की पोजीशन ही नहीं पता, यहाँ पे बैठा है यहाँ पे बैठा, तुम सेकेंड राइट में कौन बैठा वो भी नहीं बता सकते ना, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारे पास रॉन्ग हो। अब जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो गए तो हमें क्या करना चाहिए, वन और टू दोनों को कंबाइन करके देखना चाहिए। इसको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन कर लो चलो।
अब देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ से हमें पोजीशन पता है ना ए और सी की, तो यहाँ पे हमने ए बना लिया, और यहाँ पे हमने सी, यहाँ पे हमने सी बना लिया, ठीक है। और किसी की पोजीशन पता है? नहीं पता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो, इस वाले स्टेटमेंट से, अब तुम सी से किस डायरेक्शन में घूम रहे हो तुम? एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्योंकि देखो क्लॉक जो होता है वो इस साइड से घूमता है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, ये क्लॉकवाइज होता है। देखो यहाँ से तुम सी से ए की तरफ जा रहे हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम सी बैठा देते हो, मान लो ये सी की पोजीशन है, तो यहाँ से तुम क्लॉकवाइज जाओगे तो सी के जस्ट आगे बी आ गया ना, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? सी के जस्ट आगे ए है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, तो सी यहाँ पे नहीं होगा, डी यहाँ पे होगा। अब जब यहाँ पे डी हो गया तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब तुम्हें सी की, अब तो ये पोजीशन फिक्स हो गई ना, अब इस डायरेक्शन में जाओ यहाँ से, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे सी के बाद कौन सा मिल रहा है? बी, और बी के बाद कौन सा मिल रहा है? डी, डी के बाद कौन सा मिल रहा है? ई। तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, तो यहाँ पे बी मिलना चाहिए, यहाँ पे फिर डी मिलना चाहिए, और यहाँ पे फिर ई मिलना चाहिए। अब तुम सबकी पोजीशन फिक्स हो गई ना। अब तुम बता सकते हैं सी के इमीडिएट राइट, सेकंड, सी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी? तो सी यहाँ पे है, इसके सेकंड राइट कौन सा हो जाएगा? डी, मतलब डी बैठा हुआ है सेकंड राइट में। तो तुम वन और टू को कंबाइन करने के बाद बता सकते हो ना कि इसका इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ गया। 6 person J K L M N O sitting in a row facing north. Who among the following sits third from the right end? मतलब राइट से कौन बैठा हुआ है थर्ड एंड पे, वो हमें बतानी है, ठीक है। टोटल 6 पर्सन है, सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। चलो तो हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं यहाँ पे के सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड, के एक्सट्रीम एंड पे, मतलब के यहाँ पे बैठेगा इस साइड या फिर इस साइड। अभी हमें पता नहीं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं के बारे में, और कहीं पे जानकारी दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है ना, इस स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। जे सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के, जे जो है वो के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। अब मान लो सभी नॉर्थ फेस में बैठे हुए हैं ना, इस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। अब तुम के को या अगर इस कोने पे बैठा दो, क्योंकि के दे रखा है ना एक्सट्रीम एंड पे, के यहाँ इस साइड हो सकता है या फिर इस साइड। लेकिन अगर तुमने के को इस साइड बिठा दिया, अब यहाँ पे दे रखा है कि जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, मतलब जे जो है के दाहिने साइड बैठा है। अगर तुमने के को यहाँ बिठा दिया, तो इसके दाहिने साइड कौन फिर नहीं कोई जगह नहीं बचता ना, इसका मतलब के यहाँ पे नहीं होगा, के यहाँ पे होगा। और इसके सेकेंड राइट में कौन दे रखा? जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, मतलब जे जो है यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। ये सारे नॉर्थ फेसिंग है। चाहो तो बना भी सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम तो रहता नहीं कि सब में तुम ये एरो बनाओगे, तो तुम याद रखना कि सबका नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर साइड में है, तो इसका राइट जो होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। अब कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठे हुआ है। इस साइड तो हो नहीं सकता क्योंकि के ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब एल यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। एन सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? एन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमने एन बैठा। देखो टोटल 6 पर्सन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, अब 2 पर्सन और बच गया। तो कह रहा है हु अमंग द फ्लोइंग सीट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ये हमारे पास राइट एंड है इस साइड से, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन कौन सी है? ये अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है ना कौन सी है, तो हम सिर्फ हम वन से नहीं बता सकते। चलो अब सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या रखा? एन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो पहले एम बना देते हैं, और इसके थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पे कहीं पे एन बैठा हुआ है। फिर ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ, तो ओ तो इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। तो हमें और आगे पढ़ते हैं। ओ सिट्स टू द राइट ऑफ एन, ओ दे रखा ओ जो है वो एन के राइट में, इमीडिएट राइट नहीं दे रखा। राइट का मतलब होता है कहीं भी राइट पे बैठा हो सकता है एन के, लेकिन दे रखा इस वाले स्टेटमेंट में कि सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है एन और ओ के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है।
अब कह रहा है एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एल जो है वो इमीडिएट नेबर है एन का। तो एल तो या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन तुम्हें क्या बतानी है, हु सिट्स। अब देखो टोटल 6% बैठ गया ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारी पोजीशन फिक्स हो चुकी है, इसका मतलब है। अब देखो कह रहा है हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो ये हमारे पास राइट एंड है। और थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ था, देखो 1 2 3 एन बैठा हुआ है ना थर्ड पोजीशन में, बाकी की पोजीशन नहीं मालूम, लेकिन थर्ड पोजीशन पे कौन है सिर्फ हमें उसी के बारे में जानकारी चाहिए। तो हम सिर्फ इतना ही डाटा से बता सकते हैं ना, थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 6 person N, P, Q, R, S and T are sitting in a circular table facing center of the table. Who sits who among the flowing sits opposite to Q, मतलब Q के अपोजिट कौन बैठा है वो पता लगाना है, और सभी के सभी सेंटर में बैठे हुए हैं, टोटल 6 पर्सन है। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट एस सीट्स, पहले वो बना लेते हैं। 6 पर्सन दे रखा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन बैठा लिया हमने। एस सीट सेकेंड और सभी सेंटर में बैठा है, तो तुम एरो बनाने की जरूरत नहीं है, याद रखो कि सब सेंटर की तरफ बैठे हो। तो एस सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। देखो इस ये वाले स्टेटमेंट सब फिक्स वाले पोजीशन फिक्स हो जाती है ना, मतलब किसके राइट में बैठा हुआ, एन के राइट में। सबसे पहले तुम एन कहीं पे भी बैठा दो, और एस को इसके सेकंड राइट में बैठा दो, तो 1 2 यहाँ पे कहीं पे एस होगा। ठीक, टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के बारे में तो जानकारी नहीं पता है, तो उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पी, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस और एन, पी जो है वो एस और एन का इमीडिएट नेबर नहीं है। मतलब पी की पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती, पी की पोजीशन यहाँ भी नहीं हो सकती, पी की पोजीशन यहाँ भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एस और एन का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो पी की पोजीशन बस यही बच जाती है, तो पी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले स्टेटमेंट को वापस से पढ़ो। टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ। अब ये सेंटर फेसिंग है ना, अगर ये इस डायरेक्शन में बैठा होता तो लेफ्ट इस साइड होता और राइट इस साइड होता, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में बैठा है ना, मतलब अगर इस डायरेक्शन में तुम जाओगे तो ये लेफ्ट डायरेक्शन होगी। तो टी कहाँ पे बैठा होगा, टी यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, टी की पोजीशन पता चल गई। अब सारे सारे इसमें डाटा को हमने यूज कर लिया ना फर्स्ट स्टेटमेंट में, जितने भी डाटा दे रखी है। ठीक है, तब इससे तुम बता सकते क्यू के अपोजिट कौन होगा, नहीं बता सकते ना, क्योंकि क्यू हो सकता है यहाँ बैठेगा तो फिर अपोजिट पी हो जाएगा, अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो अपोजिट एस हो जाएगा। तो सिर्फ हम फर्स्ट वाले से नहीं बता सकते। चलो अब हम सेकेंड वाला चेक करते हैं। तो सेकेंड में भी पहले हम वो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हमने बना लिए। ठीक है, कह रहा टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो टी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है किसके, आर के। तो मान लो तुम आर को यहाँ बैठा देते हो। वन सेकेंड, टी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो तुम आर कहीं भी बना लो, लेट सपोज मैंने यहीं पे बना लिया। इसके कौन कह रहा है, सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो 1 2 यहाँ पे कहीं पे टी बैठा होगा क्योंकि लेफ्ट में है ना। ठीक है, एस सीट्स फोर टू द राइट ऑफ पी, और एस जो है वो पी के फोर्थ राइट में बैठा हुआ है, तभी तो हमें पता ही नहीं है एस की पी की पी कहाँ पे बैठा हुआ है। और उसके बाद रखा पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी जो है वो आर का इमीडिएट नेबर है, तो या तो हो सकता है पी यहाँ पे बैठा हो, या एक और केस हमें बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, तो आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, और पी एक केस में यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पी जो इमीडिएट नेबर है ना, तो एक केस में हमने इस साइड बना दिया, एक केस में हमने इस साइड बना दिया। और आर टी की पोजीशन तो पहले जो थी वही है। ठीक है, और कह रहा है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, मतलब एस यहाँ पे नहीं हो सकता, और एस जो है यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, ये हमें पता चल गई। अब कौन सा स्टेटमेंट हम यूज करना बाकी रह गया, सिर्फ ये स्टेटमेंट ना, एस सिट्स फोर टू द राइट ऑफ पी, एस जो है वो पी के फोर्थ राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब तो मान लो हाँ ठीक है, तो देखो अब तुम मान लो पी एस जो है वो कहाँ बैठा हुआ है,
फोर्थ राइट ऑफ पी। अब यहाँ पे तुम पी है तो इसका राइट डायरेक्शन इधर होगा ना, तो यहाँ से तुम चार चलो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एस बिठा दिए तुम, लेकिन यहाँ पे एस तो ऑलरेडी दे रखा ना कि एस यहाँ नहीं बैठ सका, मतलब ये केस जो हमने माना था वो गलत माना था, ये केस नहीं होगा। अब इस केस में चेक करते हैं, एस कहाँ पे बैठा हुआ, पी के फोर्थ राइट में, तो 1 2 3 4 एस यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, इतना हमें पता चलेगा। तो हमने सारे स्टेटमेंट जो भी डाटा दे रखा है हमारे पास स्टेटमेंट टू में, हमने सारे डाटा को यूज कर लिया, लेकिन फिर भी हमें क्यू की पोजीशन नहीं पता चल रही ना। क्यू की अब दो पोजीशन बच गई, या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, कहाँ होगा एग्जैक्ट हमें नहीं पता। क्यू के अपोजिट में भी कौन बैठा होगा ये भी हम नहीं बता सकते। और जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए तब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो वन और टू दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो देखो, वन और टू को जो हम कंबाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट करो। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज आने पर टी के बाद एस आ रहा है, इसमें भी टी के बाद एस आ रहा है। तो लेट सपोज कहीं से भी तुम स्टार्ट कर दो, टी हमने यहाँ बिठा दिया, एस हमने, अभी हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, टी एस। अब एस के बाद क्या है, तो एस के बाद एक पोजीशन खाली है, ना तो इसमें हमें पता है और ना ही हमें इसमें पता है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। यहाँ भी हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो देखो टी के बाद एस है, तो हमने यहाँ टी के बाद एस बना लिया। अब देखो टी एस के बाद एक पोजीशन खाली है, यहाँ पे तो दो पोजीशन खाली है, यहाँ पे एक पोजीशन खाली है, उसके बाद एन है, तो यहाँ पे भी हम एक छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एन आ गया। फिर इसके बाद एक पोजीशन खाली है और पी है। ठीक है, टी एस यहाँ पे हमने दो पोजीशन खाली थी ना, एक पोजीशन पे एन बैठ गया था इस वाले केस से। अब देखो, टी एस दो पोजीशन खाली, टी एस दो पोजीशन हो गया, उसके बाद कौन दे रखा, आर और पी, मतलब यहाँ पे आर है और यहाँ पे पी है। ठीक है, अब एक ही बच गया ना, कौन बच गया, क्यू, तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, तो क्यू के अपोजिट में कौन होगा, पी होगा। तो हम पता लगा सकते हैं ना, वन और टू को कंबाइन करने के बाद इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ई सब जो होगा हमारे पास वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फ्लोर है वन, ग्राउंड फ्लोर को क्या हमने मार्क कर रखा है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमारे पास 1 है और 6 पर्सन बैठे हुए हैं डिफरेंट फ्लोर पे। तो चलिए हम ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमें दे रखा है। 1 से 6 तक फ्लोर है, ए से लेकर एफ तक जो है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि ए और डी के बीच में कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं, ए और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पहले चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सी लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब टॉप पे नहीं बैठा हुआ है, तो अब कौन सा बच गया, सी या तो हो सकता है यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो। ठीक है, फिर कह रहा है ओनली 2 पर्सन वे आर लिविंग बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो इस केस में एफ यहाँ बैठा हो सकता है, इस केस में एक दो एफ यहाँ बैठा हो सकता है। ठीक है, और ये कह रहा है ए लिव्स बिलो एफ, ए जो है वो एफ के नीचे बैठा हुआ कहीं पे, इमीडिएट बिलो नहीं दे रखा। अगर इमीडिएट बिलो दे रखा होता तो ये केस तो गलत ही हो गया ना, क्योंकि देखो एफ यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है ना, और ए दे रखा है कि एफ के बिलो है, तो इस केस में तो तुम कहीं बिठा ही नहीं सकते ए को, तो ये केस तो गलत हो ही गया। अब ये केस है, अब ए कहाँ पे आएगा वो नहीं पता तुम्हें, ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो हम तुम ए की पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जब ए की पोजीशन फिक्स नहीं है, डी तो पता भी नहीं है, तो तुम ए और डी के बीच में कितने पर्सन है ये नहीं बता सकते। चलो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हमने फ्लोर बना लिए। और जब भी तुम फ्लोर बनाओ ना, तो दो केस पहले ही मान के चलो कि बना रहे हो, तो यहाँ पे पहले ही तुम दो केस के लिए बॉक्स ड्रॉ कर लो, ताकि अगर जरूरत पड़े तो दो केस तुम फटाफट बना लो, बाद में फिर ड्रॉ ना करो अलग से। ठीक है, अगर जरूरत ना पड़े तो एक खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, ओनली 4 पर्सन वे आर लिविंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 4 पर्सन है, और टोटल कितने हैं? 6 है। बी तो एक और दो तो यही हो गया, और उनके बीच में चार बैठे हुए हैं, मतलब 6 पर्सन सारे मिला के हो गए। तो मतलब बी और डी क्या होंगे, सबसे टॉप मोस्ट और सबसे बॉटम मोस्ट में बैठे होंगे। देखो एक केस तो ये हो सकता है कि बी यहाँ बैठा हो और डी यहाँ पे बैठा हो, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4। या फिर ये हो सकता है बी यहाँ बैठा हो और डी यहाँ बैठा हो। ठीक है,
नो वन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच बी एंड सी लिव्स। बी और सी के बीच में कोई भी आदमी नहीं बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आसपास बैठे हो, मतलब दोनों इमीडिएट नेबर्स है, तो सी यहाँ हो जाएंगे और सी यहाँ हो जाएंगे। एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो डी। एफ जो है वो डी के जस्ट नीचे बैठा हुआ, तो ये केस तो गलत हो गया, क्योंकि एफ को कहाँ बैठाओगे, डी तो ऑलरेडी नीचे है। इस केस में तुम एफ को यहाँ बिठा दो, ठीक है। अब तुम्हें बताना है ए और डी के बीच में कितने परसेंट बैठे हो, तो ए तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट तुम नहीं बता सकते। चलो, अब जब हमारे पास वन और टू दोनों गलत हो गए, तब हम वन और टू दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखो, अब यहाँ पे देखो डी यहाँ पे है, इस केस में डी यहाँ पे है, फिर इसके बाद एफ है, फिर इसके बाद सी है, फिर इसके बाद बी है। और इस केस में देखो क्या है, एफ और सी। तो एफ और सी तो ऑलरेडी बिठा ही चुका है ना, तो इसका तो कोई यूज आया ही नहीं। ये तो ऑलरेडी तुम यहाँ से ही बता सकते थे ना एफ और सी के बारे में। और इसमें एक्स्ट्रा डी और बी बिठा रखा। तब ए को कहाँ तुम बिठाओगे, ए को तो अभी भी तुम नहीं बिठा सकते ना, यहाँ बिठाओगे कि यहाँ बिठाओगे। तो इन दिनों के मिलाने के बाद भी हम नहीं बता सकते कि ए कहाँ पे बैठा हो। जब ए नहीं बता सकते, तो ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलाने के बाद भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बताओ आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 अब हम देखते हैं। दे रखा है 7 persons जे एच जी एफ डी एस एंड ए अटेंड्स द एग्जाम ऑन 7 different days of the week starting from Monday to Sunday, ठीक है। तो अब देखो तुम क्या करो, और तुम्हें बताना क्या है वो, सैटरडे को कौन अटेंड कर रहा है वो तुम्हें बताना है सैटरडे को, ठीक है। तो चलो अब पहला फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो तुम क्या करो, मंडे से ट्यूसडे तक बना लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे भी है क्या, हाँ मंडे टू संडे है ना, तो तुम्हें संडे तक बनाना, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है ना कि दो केस के लिए पहले ही से बना के चलो, कि दो केस अगर हमें कहीं पे करना हो तो हम आसानी से कर सके, ठीक है। तो जे अटेंड्स द एग्जाम ऑन वेडनेसडे, तो जे की पोजीशन पहले फिक्स कर दी। फिर कह रहा ओनली 1 person अटेंड्स द एग्जाम बिटवीन जे एंड ए। जे और ए के बीच में सिर्फ एक लोग अटेंड कर रहे थे, एक तो केस ये हो सकता है, या फिर एक यहाँ बना लो और एक केस ये हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा ओनली 2 person अटेंड द एग्जाम बिटवीन एस एंड जी। अब एस और जी कहाँ पे है ये तो हमें मालूम, बट इतना पता है कि एस और जी के बीच बीच में 2 person है, और दो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, बट तुम इसको यहाँ से जानकारी के हिसाब से नहीं बैठा सकते ना। मान लो तुम यहाँ पे बिठा दिए एस को, तो एक दो जी यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। फिर अगर एस को अगर मान लो तुम यहाँ बिठा दिए, तो जी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। कोई पोजीशन फिक्स है ही नहीं, तो तुम बता नहीं सकते कि सैटरडे को कौन अटेंड कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास गलत। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले तुम बना लो बॉक्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। अब कह रहा है जी अटेंड्स द एग्जाम ऑन थर्सडे। जी यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है ओनली 2 person अटेंड द एग्जाम बिटवीन जी एंड एस। जी और एस के बीच में सिर्फ दो लोग हैं, तो एक तो केस ये हो सकता है, या फिर एक केस ये हो सकता है। फिर कह रहा है एफ अटेंड्स द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एस। एफ जो है एस से जस्ट बिलो है, मतलब जस्ट पहले, तो ये केस तो गलत हो ही गया ना पहले ही, क्योंकि एफ इसके पहले, तो तुम एफ को कहाँ बैठाओगे, लेकिन ये केस सही है, एफ को तुम यहाँ बैठा दो। अब और कोई डाटा तो दे नहीं रखा, बस इतना ही डाटा दे रखा। अब तुम्हें पूछा क्या था एग्जाम में, कि सैटरडे को कौन बैठा है ना। देखो सैटरडे को यहाँ पे पता चलेगा ना, बाकी की पोजीशन नहीं पता, बट सैटरडे की पोजीशन तो फिक्स पता चलेगी ना, एफ ही यहाँ पे अटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पहले ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखो 17 में क्या रहेगा, 5%, 5% हमारे पास दे रखे हैं, 5% अटेंड द सेमिनार ऑन 5 डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। पी अटेंड्स द सेमिनार ऑन विच ऑफ द डे। पी तुम्हें बतानी है कि किस डे को अटेंड कर रहा है, ठीक है, मंडे से फ्राइडे दे रखा। तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले हम चेक करते हैं। तो पहले मंडे टू फ्राइडे ड्रा कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये हमने ड्रा कर लिया। कह रहा ओनली वन पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन एम एंड एन। अब इसको ऐसे लिख लो, ओनली वन, यहाँ पे एक पर्सन हमने बिठा दिया, और एम और एन कोई भी ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। ओनली वन पर्सन अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर क्यू। देखो अब ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से समझो। ओनली वन पर्सन अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर क्यू, मतलब क्यू के बाद जो है सिर्फ एक पर्सन अटेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू यहाँ पे होगा, तभी तो इसके बाद सिर्फ एक आदमी करेगा। अगर तुम क्यू को यहाँ बिठा दोगे मान लो, क्यू के बाद तो फिर दो आदमी अटेंड कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू को सिर्फ तुम थर्सडे को बिठा सकते हो, ठीक है। अब दे रखा पी अटेंड द सेमिनार इन वन ऑफ द डेज बिफोर क्यू बट नॉट ऑन मंडे। मंडे को पी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे तुमने क्रॉस कर दिया, पी जो है मंडे को नहीं बैठ सकता, बट ये दे रखा है कि क्यू से पहले अटेंड किया। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को, ठीक है। तो दो केस पॉसिबल है ना, या तो पी यहाँ हो सकता है या फिर पी यहाँ हो सकता है, दो केस हमने बना लिए, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि एम और एन के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है। देखो अब इस केस में तुम कहीं भी एम और एन को बिठा सकते हो। मान लो तुमने एम को यहाँ बिठा दिया, तो एन फिर तो यहाँ बैठ जाएगा, फिर दो पर्सन आ जाएंगे। एम को तुम यहाँ बिठा दिए, तो फिर एन को, कोई भी केस इस केस में नहीं पॉसिबल है ना, कि एम और एन के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठे हो। कहीं भी बैठा नहीं बिठा सकते तुम। एम को यहाँ बिठा दोगे फिर दो गैप हो जाएगा, एम को यहाँ बिठा दोगे तो एन को यहाँ तो बिठा ही नहीं सकते क्योंकि एक गैप है। तो इस केस में एम और एन को के बीच में एक आदमी बैठा हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता इस केस में। ये गलत हो गया, बट इस केस में हो सकता है। देखो एम को यहाँ बिठा दो, एन को यहाँ बिठा दो, या फिर एन को यहाँ बिठा दो, एम को यहाँ बिठा दो, या फिर एम को यहाँ बिठा दो, एन को यहाँ बिठा दो। तो इस केस में पॉसिबल हो सकता है, बट कहाँ बैठेगा एम एन वो हमें नहीं पता, बट बिठा तुम जरूर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, पी अटेंड द सेमिनार ऑन विच ऑफ द डे। पी किस दिन को अटेंड करता, तुम यहाँ से बता सकते हैं ना। देखो पी की पोजीशन फिक्स हो गई है ना, ट्यूसडे को। इसको इसका मतलब वन स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, ठीक है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में पहले ड्रा कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। अब देखो ओनली ओनली टू पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर एम। सिर्फ एम के बाद सिर्फ दो पर्सन अटेंड करते थे, एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दो पर्सन अटेंड कर लेंगे। वो अटेंड द सेमिनार इमिडिएटली आफ्टर क्यू। वो जो है वो क्यू के जस्ट बात करता है, तो तुम ये भी शॉर्ट फॉर्म बना लिया, क्यू की पोजीशन नहीं पता इसलिए हमने अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। और हु लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्यू के लिए यूज हो रहा है। क्यू डज नॉट अटेंड द सेमिनार फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब क्यू जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्यू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब देखो क्यू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू क्यू और ओ के लिए बस यही पोजीशन खाली रह गई ना फिर, और कहीं पे बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते ना, क्योंकि क्यू यहाँ पे दे रखा है ना ऑलरेडी। क्यू क्यू के जस्ट बिलो ए ओ है, ये देखो, ओ अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर क्यू। मतलब क्यू के जस्ट बाद ओ आएगा, तो यही पोजीशन बच गई ना, क्योंकि क्यू यहाँ पे नहीं बिठा सकते, तो यहाँ पे कैसे बिठा दोगे, एम उसके नीचे बैठा हुआ, मतलब क्यू और ओ की यही पोजीशन खाली सिर्फ बची हुई है। अच्छा और अब क्या दे रखा, ये वाला स्टेटमेंट हमने यूज कर ही लिया है, वो अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली, ये भी अटेंड कर ही लिया हमने। हाँ ये वाला बच गया ना, देयर आर टू पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू और एन के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो देखो एक तो ये बैठा हुआ ऑलरेडी, एक यहाँ पे खाली होगा, मतलब एन यहाँ पे कहीं बैठा होगा, ठीक है। अब देखो चार पोजीशन तो फिक्स हो गई, अब एक ही पोजीशन बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, पी, मतलब पी यहाँ पे बैठेगा। तो देखो पी की तुम बता पा रहे हो ना किस डे को अटेंड किया, ट्यूसडे को, मतलब इस केस से भी तुम बता सकते कि पी कौन से दिन को सेमिनार अटेंड किया, ठीक है। इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, आइदर वन और टू, तो इस आइदर वन और टू वाला केस कौन सा होता है, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से। सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हल्का है लेकिन मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। ये तो सिलॉग का क्वेश्चन है, फिर भी देख लो। देखो तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यूज करके हम बता सकते हैं कि ऑल एच आर टी। ऑल एच आर टी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। ऑल एच आर एस, ऑल एच आर एस, ठीक है। फिर कह रहा है नो एस एच पी, नो एस एच पी, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल एस आर टी, ऑल एस आर टी, ऑल एस आर टी तुमने बना दिया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से तुम बता सकते हो ना ऑल एच आर टी, यही वाला तुम्हें फिगर चाहिए ना, यहाँ से मिल रहा है ना ऑल एच आर टी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड देखो ऑल एच आर एस, ऑल एच आर एस सम, क्या कह रहा है, सम पी आर एस, तो सम पी आर एस तुमने बना लिया। फिर कह रहा है नो पी आर टी, नो पी आर टी। अब इसके से तो नहीं बता पा रहे ना ऑल एच आर टी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा पास, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट डेट डज मनीष अटेंड द इंटरव्यू ऑन मुंबई। मतलब मनीष किस डेट को इंटरव्यू करता है, वो मतलब अटेंड करता है, वो हमें बताना है। तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा, मनीष फादर करेक्टली रिमेंबर्स दैट मनीष लिव्स फॉर द मुंबई ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर डेट्स आफ्टर सिक्स, बट बिफोर, मतलब सिक्स से तो बाद में है डेट, बट 12 से पहले है, और क्या है, ऑड नंबर है। अब 6 से 12 के बीच में कौन कौन सा ऑड नंबर होता है, 7 हो गया एक, एक उस 7 के बाद फिर क्या हो जाएगा 9, फिर क्या हो जाएगा 11। ये तीन डेट पॉसिबल है ना, बट कौन सा डेट है वो हमें नहीं पता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं बता सकते। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दे रखा, मनीष वाइफ रिमेंबर डेट मनीष अटेंड द इंटरव्यूज ऑन वन ऑफ द डेट आफ्टर 8। मनीष की वाइफ कह रही है कि 8 से 8 के बाद ही अटेंड करा, तो 8 9 10 11 डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता है। तो इस केस से भी हम नहीं बता सकते कौन सा डेट को अटेंड करा। अब 1 और 2 को हमने कंबाइन किया, जब 1 और 2 को कंबाइन करूंगा, ये कह रहा है 7 9 11, ये कह रहा है 8 के बाद कुछ भी, तो 7 9 11 है, और ये कह रहा है 8 के बाद होगा, तो 7 तो गलत हो जाएगा, सिर्फ और 9 और 11 बच जाएगा हमारे पास, 9 और 11। बट फिर भी तुम बता नहीं सकते ना, या तो 9 को भी हो सकता है 11 को भी हो सकता है, एग्जैक्ट तुम नहीं बता सकते। इसका मतलब दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसके इसमें आंसर क्या होता है हमारे पास, डी होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा मैं, जो जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं ना सीजीएल मेंस 2022 में, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आपका ये पूरा जो डाटा सफिशिएंसी चैप्टर होगा वो ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना अगर आप कर लोगे तो फिर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर उसके बाद आपको सिर्फ मॉक प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।